Today we will discuss the last topic, Compton effect. तो कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन स्कैटरिंग से, और कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है, इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा स्कैटरिंग के बेसिक में जाना पड़ेगा। स्कैटरिंग किसको बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ वेव या स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हम देखना चाहें तो होता क्या है कि जब लाइट किसी मीडियम में इस टाइप से जब ट्रेवल करता होता है तो जब उसे अपने डायमेंशन का कोई ऑब्स्टेकल मिलता है, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल जब मिलता है तो इससे पढ़ने के बाद लाइट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस टाइप से फैल जाता है। ठीक है, विच इज नोन एज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी जो स्कैटरिंग फिनोमेना जो होती है वो बहुत टाइप का होता है। जैसे अगर आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का अगर आप लाइट बंद भी कर दो और बाहर स्ट्रीट लाइट अगर जल रहा होगा तो देखना खिड़की से थोड़ी लाइट अंदर आ जाती है। दिन के समय सन निकला रहता है बाहर में और घर के अंदर उजाला रहता है। आप वहां बोलोगे सन का लाइट आ रहा है तो वहां किसी भी डायरेक्शन में आप जब देखते हो क्या आपको सन दिखता है? क्या नहीं दिखता। उसके बाद भी अब आपको पता है कि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। आपका घर इस टाइप से बना होगा और सन बाहर आपके घर के ऊपर पड़ रहा है, फिर भी घर के कमरे के अंदर आपको सन का लाइट मिलता है। आपको पता है लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर आपको सनलाइट यहाँ मिल रहा है तो आपको सन दिखना चाहिए, बट दिखता नहीं है। तो बिना सन के दिखे भी लाइट यहाँ से घूम फिर के आपके घर के अंदर आ कैसे रही है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इन एयर मॉलिक्यूल के थ्रू ये लाइट क्या होते रहते हैं, स्कैटर होते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होते रहते हैं। फाइनली कोई न कोई लाइट तो हमारे घर की तरफ भी स्कैटर होकर के आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्कैटरिंग। कभी एडवांटेज के रूप में दिखेगा, कभी डिसएडवांटेज के रूप में दिखेगा, डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। सो डायरेक्ट सन के नहीं दिखने के बाद भी जो लाइट हमको घर के अंदर मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग आपको मून में दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। और इसीलिए अगर एक शेल्टर मैं बनाऊंगा और यहाँ से अगर सन का रे पड़ रहा है तो नीचे जो डार्क होगा कंप्लीटली डार्क होगा और जो ब्राइट पोर्शन है वो कंप्लीटली ब्राइट होगा। जो कि हमारे यहाँ जो हमारा शेडो बनता है वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता। यहाँ ऐसे शेडो पर हुआ तो कंप्लीटली डार्क नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन से स्कैटर होकर के वहां पे कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से गिरेगा। ओके, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग भी दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है नॉर्मल स्कैटरिंग जिसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब ये कि सीधा सीधा लाइट है, स्कैटर हुआ है, जैसा लाइट जैसे यहाँ पे भी ऊपर में लाइट जल रहा है और यहाँ पे मैं अगर ऐसा ऐसा हाथ रखता हूँ फिर भी इस पोर्शन में लाइट आ रही है। ठीक है, बिकॉज लाइट कहीं कहीं से स्कैटर होकर के यहाँ पे पड़ रही है और उस दौरान यहाँ पे जो लाइट पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है इसका वेवलेंथ उतना ही है जितना कि इस ट्यूबलाइट से निकल के आ रहा था। दैट मीन्स आफ्टर स्कैटरिंग देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसे स्कैटरिंग को हम थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं। थॉमसन स्कैटरिंग। तो व्हाट इज थॉमसन स्कैटरिंग? इन थॉमसन स्कैटरिंग the scattered light's wavelength is same as incident light. ठीक है, there is no change in wavelength और ये आपको मिलता है विजिबल लाइट वगैरह में मिलता है। ठीक, दूसरा टाइप का जो स्कैटरिंग होता है जिसमें लैम्डा चेंज होता है, लैम्डा चेंज हो जाता है मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाता है। आफ्टर स्कैटरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप का स्कैटरिंग और देखने को मिलेगा।
एक को रमन स्कैटरिंग कहते हैं और दूसरा को बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब दिख गया क्या पढ़ना है हमको। ठीक, और ये है रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग हमको किस में देखने मिलेगा? यूजुअली हमको अल्ट्रावायलेट एंड सम पोर्शन ऑफ विजिबल, यूवी विजिबल। ठीक है, बेसिकली यूवी पार्ट। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है जैसे कि अल्ट्रावायलेट जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, ऐसे लाइट जब स्कैटर होते हैं तो उनका वेवलेंथ बदल जाता है। वो इसके जैसे नहीं, थॉमसन स्कैटरिंग के जैसे नहीं कि वेवलेंथ नहीं बदलेगा, उनका वेवलेंथ बदल जाता है, लैम्डा चेंजेस। लेकिन चेंज होकर के कितना बनेगा या कितना चेंज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल बाय विच दे आर स्कैटर्ड, है ना। तो मैं रमन स्कैटरिंग को यहां लिख रहा हूं। तो रमन स्कैटरिंग क्या होता है? ये हमको यूजुअली यूवी लाइट वगैरह में देखने को मिलेगा। यूवी है, उससे थोड़ा सा और हाई फ्रीक्वेंसी लाइट में हमको देखने मिलेगा। और इसमें होता क्या होता है? लैम्डा चेंजेस। मतलब आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड। हाउ मच इट विल चेंज? हाउ मच? It depends upon scatterer। स्कैटरर का मतलब किसके द्वारा लाइट स्कैटर हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरर एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। किस एंगल से स्कैटर हो रहा है इससे इसको मतलब नहीं। इसको इस बात से मतलब है कि किस मटेरियल से हो रहा है। मतलब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सपोज वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल है सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का, और दोनों से एक लाइट आने से सपोज 60 डिग्री से स्कैटरिंग हो रहा है, तो इसका वेवलेंथ कितना बदलेगा? इट विल बी डिफरेंट देन दिस वन, बिकॉज ये स्कैटर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये स्कैटर हो रहा है वाटर से। तो कितना चेंज होगा वेवलेंथ? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल बाय विच दे स्कैटर। इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि कितना डिग्री से स्कैटर हो रहा है, ये 60 से हो रहा है, 40 से हो रहा है, 50 से हो रहा है, इस बात से डिपेंड नहीं करता। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरर एंड नॉट ऑन स्कैटरिंग एंगल। इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। इसका एक और पार्ट होता है, ऐसे कुछ और हमको दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, अच्छी बात यह है कि जितना भी स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं वो अलग अलग रेंज में होता है। जैसे थॉमसन स्कैटरिंग विजिबल में होता है, रमन स्कैटरिंग यूवी में होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग ये होता है आपके बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ होता है, जैसा कि एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग यूवी में नहीं होता, विजिबल में नहीं होता, रमन स्कैटरिंग गामा रेज में नहीं होता। ओके, सो देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स कि इसमें कौन सा स्कैटरिंग होगा। विजिबल थॉमसन, यूवी रमन, एक्सरेज गामा रेज कॉम्पटन। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है? व्हेन द लाइट्स आर स्कैटर्ड, है ना, ऐसा स्कैटरिंग होता है अलग अलग। मैंने फिर से ले लिया सपोज H2O का मॉलिक्यूल एंड CO2 का मॉलिक्यूल, और इससे सपोज एक गामा रे आया था और एक गामा रे स्कैटर हुआ, तो उसका वेवलेंथ बदल जाएगा। कितना बदलेगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किससे हो रहा है। सो दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल बट दे डिपेंड अपॉन द एंगल बाय विच दे आर स्कैटर्ड। जो लाइट थीटा डिग्री से स्कैटर होगा उसका वेवलेंथ अलग होगा, जो थीटा 2 से होगा उसका वेवलेंथ अलग होगा, थीटा 3 से होगा उसका वेवलेंथ अलग होगा। दैट मीन्स दे डिपेंड अपॉन एंगल एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल बाय विच दे गेट स्कैटर्ड। ये रमन के जस्ट उल्टा। रमन में दे डिपेंड अपॉन द मटेरियल बाय विच दे आर स्कैटर्ड एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग इज फाउंड इन एक्स-रेज एंड गामा रेज, and the change in wavelength depends upon angle by which they are scattered rather than material by which they are scattered. इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट।
और ये जो कॉम्पटन इफेक्ट जो दिखाई देगा या कॉम्पटन स्कैटरिंग जो हमको दिखाई देगा, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा पूरा, एंड वी विल लर्न अ न्यू काइंड ऑफ फिजिक्स। क्वांटम इफेक्ट हमको समझाता है कि हमको एक नया सेट ऑफ फिजिक्स की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसलिए नेक्स्ट यूनिट में जब आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड। तो आप उसमें एक सबूत इसको खड़ा करोगे, एक गवाह ये है कि व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड, बिकॉज क्वांटम इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम इफेक्ट को समझाने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कुछ इवेंट्स को डिस्कस करो जिसके कारण से क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, जस्ट डिस्कस सम इवेंट्स सच एज, बोल देगा डिस्कस क्वांटम इफेक्ट एंड शो व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड। बिकॉज जब तक क्वांटम मैकेनिक्स यहां घुसाओगे नहीं, तब तक आप क्वांटम इफेक्ट को समझा नहीं सकते। उसी टाइप से और भी आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत सारी चीज आएगा, उसमें से एक टॉपिक ये भी रहेगा। एंड देयरफॉर जितना आंसर अभी यहाँ पे लिखोगे सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा आपको यूनिट नंबर 2 में। तो आज आप एक चीज समझ सकते हो कि सपोज हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुका है, हम यूनिट 2 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन यूनिट 1 में भी पूछा जा सकता है और यूनिट 2 में भी पूछा जा सकता है। ओके तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। 3 टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, थॉमसन, रमन एंड कॉम्पटन। थॉमसन और रमन को आप क्लासिकल से समझा सकते हो, बट क्वांटम स्कैटरिंग के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो एग्जाम में जब आएगा क्वांटम इफेक्ट एंड क्वांटम स्कैटरिंग, आप क्या लिखोगे? तो शुरुआत करो, व्हेन एक्स-रेज और गामा रेज, मतलब हम उन रेज के बारे में बात कर रहे हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज है। व्हेन एक्स-रेज और गामा रेज आर स्कैटर्ड, when X-rays or gamma rays are scattered, we get 2 types of scattered rays। ठीक है, जब एक्सरेज और गामा रेज किसी मटेरियल से स्कैटर होते हैं, तो शुरू से ही हमको 2 टाइप का स्कैटर्ड रे मिलता है। जैसे यहां से मेरा एक्सरे या गामा रे आ रहा था, यहां पे मटेरियल पड़ा और यहां से स्कैटरिंग हुई, तो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज, 2 टाइप्स ऑफ गामा रेज या 2 टाइप्स ऑफ रेज। किस 2 टाइप का? एक ऐसा रे मिलेगा जो सीधा चला गया विदाउट एनी स्कैटरिंग, विदाउट एनी चेंज, है ना। सो दिस स्कैटर्ड रे एंड दिस इंसिडेंट रे आर आइडेंटिकल, देयर इज नो चेंज। इसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड एक्सरेज या गामा रेज, या अनमॉडिफाइड रेज बोल देता हूं, अनमॉडिफाइड रेज। तो मैं बोलता हूं यहाँ स्कैटरिंग कहां हुआ? ये तो सीधा सीधा चला गया, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। ये दूसरे शब्द में बोल सकता हूं, इसमें जो स्कैटरिंग हुई है वो 0 डिग्री से हुई है। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्कैटरिंग हुई है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। And we will get another set of rays which are scattered by some angle, and they are known as modified rays. Okay, so when X-rays or gamma rays are scattered, we get 2 types of scattered ray. One along the direction of incident ray, having same wavelength as incident ray। ठीक
along the direction of incident ray having same wavelength as incident ray, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रेज बोलते हैं. and another types of rays which are scattered in different directions. ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में स्केटर होकर के मिलेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मॉडिफाइड रेज. क्यों बोलूंगा, whose wavelength is changed, है ना, जिसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज होकर के आता है. इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एक्स रेज या गामा रेज, एक्स या गामा रेज. ठीक है, यहां तक का तो लिख लिया. अब अभी इसकी कहानी, मेन कहानी तो अब बची हुई है. ये तो रमन में भी ऐसे मिलेगा. तो हमको एक मिलता है चेंज वेवलेंथ वाला एक्स या गामा रेज मिलता है. द चेंज इन वेवलेंथ, आगे लिखो, अब जो लिख रहे हो वो पंच लाइन है. ठीक है, द चेंज इन वेवलेंथ does not depend upon the scatterer. ठीक है, स्कैटरिंग किस मटेरियल से हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता. तो किस पे करता है, बट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बाय विच दे आर scattered. ठीक है, हाउ मच इट विल चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बाय विच दे आर स्कैटर्ड. ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज कॉम्पटन स्कैटरिंग. ऐसा लिख सकते हो, विच इज नोन एज कॉम्पटन स्कैटरिंग. एंड कितना चेंज होगा, द चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट. आया कितना था, गया कितना, दोनों में डिफरेंस कितना, इट इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट. तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट. यहां तक का पॉइंट क्लियर. सो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपने दिमाग में क्लियर हो गया. ठीक है, सो दिस इज क्वांटम इफेक्ट ऑल अबाउट. अब ये जो हमको जो अलग से एक प्रॉपर्टी दिख रहा है, रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, किस मटेरियल से होकर के जा रहा है. क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है, किस मटेरियल से नहीं, किस एंगल से जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा. एंड देयरफॉर क्वांटम इफेक्ट को समझाना उतना आसान नहीं है. इसको बहुत कोशिश की है कि पुराने मेथड से, क्लासिकल मेथड से उसको समझा पाए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल until we got the concept of quantum mechanics. जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत लोग उसको रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये फालतू चीजें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इस टाइप का कोई चीज होता ही नहीं है, इस टाइप से अनसर्टेनिटी कोई होता नहीं. बट धीरे धीरे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखते गए, जिसको हम क्लासिकल से नहीं समझा पा रहे थे उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स से इजीली समझा पा रहे हैं. साथ ही साथ जिन एक्सपेरिमेंट्स को हम क्लासिकल से समझा पा रहे थे उनको भी हम क्वांटम से समझा पा रहे हैं.
सो जिनको हम क्लासिकल से समझा पा रहे थे उसको भी क्वांटम से समझा पा रहे हैं, जिसको हम क्लासिकल से नहीं समझा पा रहे थे उसको भी हम क्वांटम से समझा पा रहे हैं। और इसलिए हमको एक ऐसे मैकेनिक्स की जरूरत पड़ गई जो सब जगह इन जनरल सब जगह लागू हो जाए, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक के रिजल्ट को हम क्लासिकल से मिला सकते हैं, बट क्लासिकल के रिजल्ट को हम क्वांटम में नहीं ला सकते। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर जनरल and classical is once again it is confined to a particular region. So क्या है कॉम्पटन इफेक्ट तो हमने देख लिया, एंड हाउ इट वाज एक्सप्लेन्ड। इसमें एक लाइन और लिख लो, इसमें द कॉम्पटन इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, द कॉम्पटन इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। कैसे? in which light is considered as packet of energy known as photons। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि जो लाइट रे हम जो बोलते हैं, बेसिकली वो रे या वेव ना कंसीडर करके हम उसको क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम एक एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और जब ये फोटोन कंसीडर करोगे तब ही आप समझा सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, कैसे क्वांटम इफेक्ट को मैं समझा सकता हूं। ठीक है, एक और पॉइंट आप जोड़ दो क्वांटम इफेक्ट, जो आपने डेफिनेशन लिखा है, आपने लिखा है कि वी गेट स्कैटर्ड लाइट which does not depend upon the material but it depends upon the angle by which they are scattered। ये लिखा है ना, उस लाइन में एक जगह और कहीं छोटा अगर जगह दिख रहा हो तो एक और एक सिंगल सेंटेंस और एक जोड़ना है कहीं पे। इस पूरे प्रोसेस में जैसे हमने देखा था कि इस तरीके से लाइट स्कैटर हो गई थी, इधर से आ रही थी, इंसिडेंट थी, और इधर से वो स्कैटर होकर चली गई। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन का भी एमिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर मुझे क्वांटम इफेक्ट दिखाई देगा वहां पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जहां पे आपने एक कंक्लूजन किया था, लास्ट लाइन लिखा था कि बट दे डिपेंड अपॉन द एंगल बाय विच द एक्सरेज आर स्कैटर्ड लिखा था, वहीं पे एक छोटा सा सेंटेंस और जोड़ लो, इन दिस प्रोसेस recoiled electrons are emitted from the scattered। recoiled electrons are emitted from scatterer। जो हमारे स्कैटरर है जिसके ऊपर लाइट एक्सरे गिर रहा था, उससे इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाता है। ठीक है, तो ये वो इवेंट है जो ये बताता है कि एक वेव गिर रहा है ना, एक लाइट वेव गिर रहा है और किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहा है। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे आप बताओगे एक वेव एक पार्टिकल को कैसे वो भगा सकता है? ठीक है, तो इसलिए क्वांटम इफेक्ट को जब तक मैं क्वांटम मैकेनिक्स को कंसीडर नहीं करूंगा तब तक मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए आपने एक लाइन लिखा है कि क्वांटम इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और कैसे समझाएंगे? क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है? लाइट इज ट्रेन ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, जब तक इस चीज को कंसीडर नहीं करोगे आप क्वांटम इफेक्ट को नहीं समझा सकते। तो सपोज आई हैव सम इंसिडेंट गामा रे या एक्सरे, ठीक है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। इस टाइप से एक एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है जो किसी स्कैटरर मटेरियल के ऊपर गिरता है। सो व्हाट विल हैपन? हमने पढ़ा है वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ scattered light। One
जो सीधा आगे बढ़ जाता है विदाउट स्कैटरिंग, जिसको मैं बोलता हूं अनमॉडिफाइड एक्सरेज, क्योंकि मैंने यहां एक्सरे लेना शुरू कर दिया तो अनमॉडिफाइड एक्सरे लिखूंगा। और दूसरा सेट मिलेगा जो हमारा रहेगा इस टाइप से किसी डायरेक्शन में स्कैटर होकर दिखाई देगा, जिसको मैं बोलूंगा मॉडिफाइड एक्सरे बोल दूंगा। अब जो अनमॉडिफाइड एक्सरे है, ये अनमॉडिफाइड क्यों बोला आपने? बिकॉज इसका वेवलेंथ उतना ही है जितना इंसिडेंट का था। दैट मीन्स इसका वेवलेंथ भी लैम्डा ही रहेगा। तो फिर जो मॉडिफाइड था उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो सपोज इट इज हैविंग लैम्डा डैश वेवलेंथ, चेंज होके मिलेगा, जिसको मैं मॉडिफाइड एक्सरे कहता हूं। एंड दैट स्कैटरिंग आई एम लुकिंग एट सम एंगल थीटा। तो जो मॉडिफाइड एक्सरे है वो इंसिडेंट डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे स्कैटर हुआ है, इसको लिखते हैं। ओके, तो कहां शुरू करेंगे? लेट एक्स-रेज of wavelength lambda are made incident on a substance, मतलब एक स्कैटरर के ऊपर आप गिराते हो on a substance and we get two types of scattered एक्स-रेज। दो टाइप के स्कैटर्ड एक्सरे मिलेगा। वन अनमॉडिफाइड एक्स-रेज। इसकी पहचान क्या है? इसका वेवलेंथ उतना ही होगा जितना कि इंसिडेंट का था। अनमॉडिफाइड एक्स-रेज हैविंग सेम wavelength as इंसिडेंट एक्सरे, सेम वेवलेंथ होगा। और किस डायरेक्शन में मिलेगा? along इंसिडेंट एक्सरे। मतलब जिधर एक्सरे जा रहा था, इंसिडेंट एक्सरे था, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, दैट मींस 0 डिग्री से। तो इसको आप बोलोगे ये तो स्कैटरिंग थोड़ी हुआ है, दिस इज अनस्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड है, मैं बोल देता हूं स्कैटरिंग हुआ है 0 डिग्री पे, एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स वेवलेंथ। सेकंड हमको मिलता है मॉडिफाइड एक्सरेज। मॉडिफाइड एक्सरेज ये क्या होते हैं? दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना? दे आर scattered X-rays in different directions, है ना? अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगा। एंड सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं थीटा डिग्री वाला, से थीटा डिग्री विथ इंसिडेंट एक्सरे। जो इंसिडेंट एक्सरे था उसे थीटा डिग्री बनाते हुए मुझे एक्सरे मिला है। टाइमिंग होने लगे, देखो। ओके हमने पढ़ा है जब वो किसी और एंगल पे जब स्कैटर होगा तो उसका वेवलेंथ बदल जाता है। लेट वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे इज लैम्डा डैश। जो स्कैटर हुआ है उस एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा डैश है। यहां तक मैं जस्ट एक स्टोरी की तरह इसको लिख करके आऊंगा। तो जो अब मुझे गिवन डेटाज है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं क्या क्या लिख सकता हूं। जो इंसिडेंट एक्सरे था उसका वेलोसिटी कितना था? हमको पता है लाइट की वेलोसिटी
आपके फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। एंड देयरफॉर सेम वेलोसिटी सी, सी एंड सी, तीनों टाइप के जो हमारे पास जो एक्सरेज हैं सबका वेलोसिटी सी है। वेवलेंथ बदल रहा है, किसी का नहीं बदल रहा है। एंड देयरफॉर और हमको पता है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है। हम c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एंड यू नो दैट c इज नॉट चेंजिंग एंड वी आर कंफर्म दैट लैम्डा इज चेंजिंग, तो फिर न्यू भी चेंज होगा। न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। जब लैम्डा बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा। तो कैसे बदलेगा कि हमारे पास जो एक्सरे था उसका वेवलेंथ लैम्डा था, चलो यहीं पे ब्रैकेट में लेता हूं, फ्रीक्वेंसी ले लूंगा न्यू। तो अनमॉडिफाइड का वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा न्यू ही रहेगा, लेकिन जो मॉडिफाइड है उसका वेवलेंथ लैम्डा डैश हो गया है तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू डैश बन जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब मैं फिर से क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाता हूं। पहली बात तो ये देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि लाइट जो होता है वो सिंगल ऐसी वेव नहीं होता, वो पैकेट पैकेट में होता है, जिसको फोटोन कहते हैं, लाइट फोटॉन्स। तो फोटोन का कॉन्सेप्ट पहले मैंने घुसा दिया, क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट में घुसा दिया। साथ ही साथ उस जब हम बोलते हैं कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो एक पैकेट में कितना एनर्जी भरा है, ठीक है। तो अगर इस एक पैकेट को खोल के देखूंगा तो उसके अंदर कितना एनर्जी मिलेगा मुझे, तो वो भी क्वांटम मैकेनिक्स हमको बताता है। बोर ने हमको पहले कैलकुलेशन करके दिया था कि हर एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि हर एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी भरी है, एच न्यू एनर्जी भरी, जहां पे न्यू क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू। जो स्कैटर होकर 0 डिग्री पे गया उसकी एनर्जी कितनी है, वो भी एच न्यू, बिकॉज न्यू इज नॉट चेंजिंग। बट जो मॉडिफाइड है उसकी एनर्जी तो बदल जाएगी, वो आ जाएगा एच न्यू डैश। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू डैश हो जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हैज बिकम न्यू डैश। उसी टाइप से हम डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि मैं हर एक फोटोन, जब एक एक फोटोन जब पैकेट है, तो पैकेट है मतलब पार्टिकल जैसे है, तो मैं उसका मोमेंटम भी निकाल सकता हूं। एंड एक फार्मूला आपने बचपन में यही पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो जब मैं वेवलेंथ जानता हूं तो हर एक फोटोन का मोमेंटम भी निकाल सकता हूं, और इसलिए इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच अपॉन लैम्डा। एनर्जी कितना था, एच न्यू। जो अनमॉडिफाइड उसका क्या, सेम टू सेम एच न्यू एच अपॉन लैम्डा। मॉडिफाइड का क्या होगा, एच न्यू डैश एच अपॉन लैम्डा डैश। ये इसकी एनर्जी, ये उसका मोमेंटम। तो ये जो मैं चीज निकाल रहा हूं कहां से निकाल रहा हूं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यहां पे मैं लगाते जाऊंगा, ठीक है। सो क्लियर अप कर दो। इतना लिखने के बाद हम एक चीज और बोलते हैं कि इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। हमने पढ़ा ना कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसको लिख लेना, लेट electrons are recoiled at phi डिग्री। इसको ले लेता हूं फाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो फाई डिग्री से इजेक्ट हो रहा है विथ वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मेरा निकल के चला जाएगा, ओके। देन अब इस चीज को कैसे समझाओगे कि ये जो मॉडिफाइड एक्सरे है उसका वेवलेंथ कितना मिलेगा, इसके लिए क्या कोई फार्मूला निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या उसके लिए कोई फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। यही कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन ने ये काम करके दिया और एक्सपेरिमेंटली वो 100% सही पाया गया।
और कैसे उसका डेरिवेशन हुआ? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों है? क्वांटम इफेक्ट को समझाना है। ठीक है, तो ऐसा करके हम एक दूसरे को डिपेंडेंसी के हिसाब से इसको हम निकाल करते हैं। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन रिकॉइल किया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लूंगा मैं m और वेलोसिटी ले लूंगा v। तो आपने लिखा लेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिकॉइल्ड एट एंगल फाई विद वेलोसिटी v। बस इतना पर्याप्त है, इतना लिखना। मास तो m आप लिख लोगे। ठीक है, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस थिंग? ठीक है, लिखना इसको कॉम्पटन इफेक्ट। आप लिख चुके हो कॉम्पटन इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, आप लिख चुके हो इसको। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से समझाता कैसे है। ठीक है, तो अब हम उसके मैथमेटिकल पार्ट में आना शुरू करते हैं। और सिंपल सा मैथ्स, सिंपल सा क्लास 11th में ही आपने पढ़ डाला होगा फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो प्रिंसिपल आपने बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा कि किसी अगर कोई इवेंट होता है और एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लग रहा हो तो नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिमिलरली नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड, दे आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते चलते हैं। ठीक है, उससे पहले जो चीज यहाँ पे मैं ऐसा छोटा छोटा लिखा हूं उसको एलाबोरेट करके यहाँ लिख लेता हूं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल टू एच न्यू। या तो उसको E इज इक्वल टू एच न्यू लिखो, या इसी को मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लेमडा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, सो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। तो ऐसा भी लिख सकता हूं। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना होगा? तो मोमेंटम P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला पढ़ डालें। ओके, तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। उसी टाइप से जो हमारा मॉडिफाइड एक्सरे है उसका एनर्जी और मोमेंटम कितना है? एनर्जी ऑफ मॉडिफाइड एक्सरे कितना होगा? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा डैश, एंड मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ मॉडिफाइड एक्सरे, इसको E डैश बोल देता हूं और इसको P डैश बोल देता हूं। ये कितना आएगा? H अपॉन लेमडा डैश। और मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन भी बताना है। सो थीटा डिग्री विथ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन था उसे थीटा डिग्री बनाते हुए उसको मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। ठीक, एंड देयरफॉर अब मैं क्या करता हूं, एनर्जेटिक्स का कैलकुलेशन करता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे मैं लगाता हूं और देखता हूं कि क्या मुझे नया मिल सकता है। तो सी है, इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम P था, किस डायरेक्शन में था? एग्जैक्टली आपके एक्स डायरेक्शन में था। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट का हमने कल डेफिनेशन देखा था कि उसको कैसे हमको समझना है, आज उसका हमको डेरिवेशन करना है। तो कल हमने जो अज्यूम किया था एकदम नटशेल में उसको रिकॉल करो और आगे बढ़ो। हमने बोला था कि हम गामा रे या एक्सरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा है। और जैसे मुझे पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा है, मैंने एक एक फोटोन का एनर्जी का वैल्यू मुझे पता है। E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा एनर्जी होगी, और हर एक फोटोन का मोमेंटम P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होगा। ठीक है, तो दोनों को मैं लेमडा के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। नाउ ये जो फोटॉन्स होंगे वो आकर के मेरे मटेरियल के ऊपर गिरेगा, और इसके हमने पढ़ा था हमको मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड गामा रेज या एक्सरेज जो आपने लिखा होगा वो मिलेगा। सो दिस इज अनमॉडिफाइड
अनमॉडिफाइड इसका मतलब इसका हर एक फोटॉन की एनर्जी सेम एच अपॉन लेमडा और मोमेंटम एच अपॉन लेमडा ही मिलेगा। और उसके बाद हमने देखा था इस डायरेक्शन में हमको मॉडिफाइड एक्सरेज या गामा, कल गामा रे लिखा था कि एक्सरे लिखा था? कल गामा लिखे थे कि एक्सरे लिखे थे? एक्सरे। एक्सरे, ओके। सो दिस इज मॉडिफाइड एक्सरेज, ओके। और जो मॉडिफाइड एक्सरेज है उसका भी हमने अज्यूम किया था, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश और वेवलेंथ लैम्डा डैश है, और इसलिए हर एक फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा डैश होगी और मोमेंटम हो जाएगा H अपॉन लैम्डा डैश, और वो थीटा डिग्री बनाते हुए जा रहे हैं। इन बिटवीन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है जो m मास के साथ v वेलोसिटी से वो मूव कर जाता है, इस फाई एंगल से मूव कर जाता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m नॉट होता है, अगर यहाँ था तो इसका रेस्ट मास m नॉट था, ये हमको पता है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जितना भी ये कॉन्सेप्ट लगा है पूरा क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने बोला था कि ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझा सकता हूँ, ठीक है। लेट अस सी हाउ। तो एकदम बेसिक्स पे आते हैं। 11th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, और उसके अकॉर्डिंगली इवेंट से पहले का एनर्जी इवेंट के बाद की एनर्जी बराबर होगी, इवेंट से पहले का मोमेंटम और इवेंट के बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होगा, ओके। तो applying the conservation of energy concept, applying the conservation of energy concept, वो क्या बोलता है? The energy before, so what is happening actually? Photons are made incident from a particular direction and now it falls on our material, है ना, हमारे मटेरियल के ऊपर आके गिरता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि फोटोन दूसरे डायरेक्शन में इस टाइप से स्कैटर्ड हो गया है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इस इवेंट को आप तभी समझा सकते हो जब लाइट को आप फोटोन मानोगे, एंड फोटॉन्स आर पैकेट्स, ओके। सो दिस पैकेट स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो आपको वही कॉन्सेप्ट होगा जैसे दो बॉल आपस में टकराता है तो क्या होता है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलास्टिक कोलिजन। एक काम करो, इससे पहले एक लाइन और लिख लो, द कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड, लिख लेना, चलो एक लाइन लिखो अभी जो लिखे हो ना, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट, उससे पहले एक छोटा सा एक और लाइन लिख लो, द कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड by considering elastic collision between photon and electron, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फोटॉन एक तरफ से आ रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और ये जो यहाँ पे जो कोलिजन होगा दैट इज इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। बार बार हम ये क्यों बोलते हैं कि क्वांटम इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज मैं लाइट को फोटॉन के रूप में ट्रीट कर रहा हूँ, ओके। और जब वो फोटॉन है दैट मीन्स दे आर टाइप ऑफ पार्टिकल, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो वहां पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता हूँ। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है, टोटल एनर्जी बिफोर collision equal to total energy after collision, ठीक है। टकराने से पहले का टोटल एनर्जी टकराने के बाद के टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और लेट अस सी हाउ।
टकराने से पहले का सिचुएशन क्या है? एक फोटॉन है जो इस तरफ आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कहीं जा नहीं रहा है, वो एक जगह रेस्ट पे था। ओके, तो अभी कोलिजन हुआ नहीं है, तो बिफोर कोलिजन व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ माय सिस्टम? तो मैं बोलता हूं ये फोटॉन कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? दिस मच, hc/λ लेके आ रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो क्या उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी? रेस्ट पे था मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो फिर बोलोगे और पोटेंशियल एनर्जी का कोई हिसाब किताब नहीं यहाँ पे, सो देयर वाज नो एनर्जी। तो बोलते नहीं, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इट वाज हैविंग रेस्ट मास एनर्जी। इफ द इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट स्टिल इट पोजेसेस सम एनर्जी व्हिच इज नोन एज रेस्ट मास एनर्जी। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट जो है तुम्हारे रिलेटिविटी वाले चैप्टर में है, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। सो total energy before collision, that means energy of photon plus energy of electron in rest, जब हो जाएगा क्या होगा? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, इसको कर लो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, सर कुछ है कि नहीं इसको दिख लिख रहा। लेना। हाँ, सर कुछ नहीं दिख रहा। सुनाई दे रहा है? बस सुन सुन के लिखते जाओ। क्या लिखोगे? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस, मतलब कोलिजन से पहले पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या है? एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एट रेस्ट, है ना? ये हो गई आपकी कोलिजन से पहले की एनर्जी। दैट शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखूंगा? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस चीज को अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है? जो फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी कितनी थी हमने निकाले थे? hc/λ, ठीक है? एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट? इसको मैं क्या बोलूंगा? m0c²। क्लियर? व्हाट इज m0? m0 इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहो तो यहां पे कहीं पे लिख लेना, वेयर m0 is rest mass of electron. Okay, so energy before collision hc/λ, that is energy of one photon, plus m0c², that is rest mass energy of electron, is equal to energy of scattered photon। जो फोटोन स्कैटर हुआ है उसकी एनर्जी कितनी है? hc/λ', okay, because lambda has changed, plus एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके जा रहा होगा? लेके जा रहा होगा इसकी एनर्जी को दो तरीके से बता सकते हो।
इट इज mc², बिकॉज जब वो मूव करने लगे v वेलोसिटी से तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई थी, उसका मास कितना हो गया था, m हो गया था, एंड mc² इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. m0c² was the rest mass energy of electron. Now this is moving the total energy of moving electron. So this mc² consists of m0c² plus half mv², the gain in kinetic energy, या p²/2 जो भी लिखना है. So अभी मैं सिर्फ इतना लिख करके इसको छोड़ता हूँ, ठीक है. और बाद में इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से हम इसको जमा लेंगे, या थोड़ा सा कर ही ले रहो अरेंजमेंट. क्या लिखना चाहोगे? दिस कैन बी रिटन एज, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या बन जाएगा, m माइनस m0 c² इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ डैश. ओके, यहीं पे इसको रोक लेते हैं. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अभी दिख रहा है अंजलि? नो सर. तो कैसे नोट करोगे? कहाँ पे नोट करते नहीं बना, बता दो, मैं उसको नोट करा देता हूँ. कर लिया सर, सुन के. गुड, है ना. सुन सुन के बहुत सारे प्रैक्टिस कर लो. हमारे पुराने मैथोलॉजी में होता था ना, शब्द भेदी बाण चलाना, लाइक दैट. ओके, सो एनर्जी का हमने ट्रीटमेंट कर लिया. m माइनस m0c² इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ डैश. जब जरूरत पड़ेगी hc बाहर निकाल के 1/λ माइनस 1/λ डैश कर लूंगा, बट अभी मेरे उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है. अभी इसको यहीं पे छोड़ो. नाउ आई विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, ये पोर्शन मिटा दो. अब क्या फर्क पड़ता है, वो लोग दिख नहीं रहा है तो अब लिखना अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट. अब एनर्जी के जगह में मोमेंटम के कंजर्वेशन को कंसीडर करूंगा. अब मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर मैं इसको विथ डायरेक्शन ही बात कर सकता हूं. ठीक है, तो सबसे पहला लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में लिख रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में लिख रहा हूं. तो पॉइंट नंबर 1, total momentum of the system along x direction before collision is equal to total momentum along x direction after collision. मतलब आपको पार्ट बाय पार्ट, आपको दोनों डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा. एक बार आपको x डायरेक्शन में, एक बार आपको y डायरेक्शन में. तो पॉइंट नंबर 1, टोटल मोमेंटम along x direction before and after collision must be same. पहले इक्वल टू करके लिख रहा था तो लंबा लिखा रहा था, इसलिए इसको वर्ड्स में मैं छोटा कर दिया. टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम. तो करके देखो, बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना है. हमको पता है फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है, उसका मोमेंटम कितना है, हमने देखा था p इज इक्वल टू h/λ. ये पूरा पूरा x डायरेक्शन में था. इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में था, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है x डायरेक्शन में, दैट इज 0. तो इसको लिखता हूं मैं h/λ प्लस 0. ये क्या हुआ, टोटल मोमेंटम सिस्टम का. इस डायरेक्शन में
एक्स डायरेक्शन में, h upon lambda it is momentum of incident photon and 0 is the momentum of rest electron. yeah, and that is equal to, अब जब ये स्केटर होता है, सी ये जो फोटॉन जाएगा ऊपर की तरफ थीटा डिग्री से, उसका मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है, और हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ओनली एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम होगा, पहले तो ये देखो कि वो थीटा डिग्री में मोमेंटम कितना है, तो यहां कहीं लिखा है एच अपॉन लैम्डा डैश, P is equal to h upon lambda dash is the momentum making some angle theta। तो x डायरेक्शन में कितना आएगा, तो हम बोलेंगे h अपॉन लैम्डा डैश cos ऑफ थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, है ना। मोमेंटम को रिजॉल्व कर दूंगा, ये एंगल थीटा है, तो x डायरेक्शन में h अपॉन लैम्डा डैश cos थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो फोटॉन की x डायरेक्शन में मोमेंटम कितनी है, h अपॉन लैम्डा डैश cos ऑफ थीटा। उसी समय इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है और वो v वेलोसिटी से इधर चले जाता है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो हम बोलेंगे m इंटू वी इज द मोमेंटम, कितना डिग्री से, 5 डिग्री से, तो x डायरेक्शन में कितना आएगा, इट इज mv cos फाई, और नीचे की तरफ कितना होगा, mv sin फाई। तो x डायरेक्शन देख रहा हूं, तो ये हुआ स्केटर्ड फोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना, mv cos फाई। क्लियर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यही कार्यक्रम आप y डायरेक्शन में करो, टोटल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जैसे यहां लिखे हैं वैसे इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम along y direction before and after collision must be same, ठीक है। तो फिर से पहला मैं इसमें आऊं, फोटॉन शुरू से x डायरेक्शन में चल रहा था, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, 0, प्लस इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में था, उसका टोटल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना था, 0, इज इक्वल टू, ये जो स्केटर होकर फोटॉन गया उसका y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसका y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, mv साइन थीटा, लेकिन ये ऊपर और ये नीचे, इसलिए इसको ले लूंगा निगेटिव, तो माइनस mv साइन फाई। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, तो आपके पास इक्वेशन 1 सेट हो गया, इक्वेशन 2 सेट हो गया, इक्वेशन 3 सेट हो गया, लिखिए। आगे बढ़े, यस सर। ठीक। तो आपने ये जो 3 इक्वेशन लिखा है, अब मैं थोड़ा उसको अपने नजर में रखने के लिए मैं एक साथ नोट कर लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या लिखे हो, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर
इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा डैश, यही था, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं, शॉर्ट में इधर मिटा दूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखूं, देखो तो दिस इज एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस एम वी कॉस ऑफ फाई, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 2। इसको मिटाने जा रहा हूं इसलिए रीराइट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 0 इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा डैश साइन ऑफ थीटा माइनस एम वी साइन फाई, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। और इसलिए यहां से मैं मिटाया तो ताकि जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बना है आपका, एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एक बार में पहले और बाद की टोटल एनर्जी आप निकालते गए, इक्वेट कर दिया, कहानी खत्म हो गया। मोमेंटम क्वांटिटी है, इसलिए एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिखा, वाई डायरेक्शन के लिए अलग लिखा। जब एक्स डायरेक्शन के लिए लिखा तो इक्वेशन 2 बना, जब वाई डायरेक्शन के लिए लिखा तो इक्वेशन नंबर 3 बना। यहां तक मेरा कहानी खत्म, पूरा फिजिक्स खत्म। अब लगेगा खाली मैथ मैथ मैथ, ठीक। तो ये मैथ क्या बोलता है कि आपका जो ये एक्सप्रेशन आया हुआ है, इस एक्सप्रेशन से आप एक काम कर लो, मुझे तो इस स्कैटर्ड फोटोन के पीछे पड़ना है, इसलिए थीटा जरूरी है मेरे लिए। एक काम करो, आप जो इक्वेशन बनाओगे उसमें से फाई को गायब कर दो। फाई तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन था, उसको कैसे भी करके हटाओ। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से यूज करके इस फाई को मैं लगाने की कोशिश करता हूं, फाई को एलिमिनेट करता हूं, ठीक है। तो स्टेप से याद रखना क्या करना है मुझे, एलिमिनेट फाई, कहां से, यूजिंग 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके फाई को भगाना है, सोच लो पहले से कैसे भगाओगे। इक्वेशन 3 क्या बोलता है, एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाई, ठीक है। इक्वेशन 3 में देखो राइट हैंड साइड 0 था, इसलिए इसको इधर फेंक दो तो आपस में इक्वेट करके लिख सकते हो, एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाई, ये लिख सकते हो। वैसा ही इक्वेशन 2 को भी अरेंज करो, और इक्वेशन 2 को अरेंज करोगे तो इसको इधर भगा दो तो इधर एम वी कॉस फाई बचेगा, इधर एम वी साइन फाई है, इधर एम वी कॉस फाई है। मुझे पता है इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो फाई गायब हो जाएगा, है ना। तो स्टेप क्या याद रखो कि 2 और 3 को यूज करके मुझे फाई को भगाना है, और इसलिए उसके हिसाब से मैं जमाना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, और इसको मैं फिर से जमाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस फाई, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो कैसे भगाऊं, यहाँ एंड करके लिख लेता हूं, ये आपका इक्वेशन 2 से आया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये जो मैंने लिखा था टारगेट, ये कैसे अचीव करूंगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसको इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को पहले स्क्वायर करना है और फिर आपस में ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या मिलेगा, एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा को स्क्वायर करूंगा तो एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस इधर क्या मिलेगा, एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो दोनों में से एम स्क्वायर वी स्क्वायर निकालूंगा, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए लिखता नहीं, यहीं पे लाके छोड़ देता हूं। आप लोग चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ के लिख सकते हो। ओके, नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा और एक स्टेप और लेके जाता हूं। कैसे लेके जाऊंगा? सी हियर लैम्डा डैश, ठीक है। इस लैम्डा डैश को मैं हटा देता हूं, सपोज मैं फ्रीक्वेंसी टर्म में डाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा? ये आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। जहां लैम्डा है वहां c बाई न्यू लिख सकता हूं, जहां लैम्डा डैश वहां पे c बाई न्यू डैश लिखूंगा। क्या बनेगा देखो तो, ये h नीचे लैम्डा डैश है मतलब c बाई न्यू डैश करूंगा तो हो जाएगा h न्यू डैश अपॉन c साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस h न्यू बाई c माइनस h न्यू डैश बाई c कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। सिंपली हमने इस रिलेशन को यूज किया है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है, तो इससे मुझे ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। ठीक है, नाउ स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा देखो। ये क्या देगा मुझे? h न्यू डैश बाई c का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब h न्यू बाई c का होल स्क्वायर प्लस h न्यू डैश बाई c का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 h न्यू बाई c इंटू h न्यू डैश बाई c कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। सिंपली मैंने ये तो स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। ठीक है, आगे क्या मिलेगा? देखो सबके डिनोमिनेटर में अब सी स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहां पे सी स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर है, यहां भी सी स्क्वायर है, और इसे सब के डिनोमिनेटर से सी स्क्वायर निकाल के उस तरफ दे दो, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? ये है आपका एच न्यू डैश होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इस वाले टर्म में देखो एच न्यू डैश होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब एच न्यू डैश दोनों में से है, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बिकम 1 एंड देयरफॉर मैं नेक्स्ट लाइन लिख सकता हूं एच न्यू डैश होल स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गया, तो ये दोनों टर्म एक टर्म बन गया, और क्या बचेगा? एच न्यू होल स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस स्टेप तक आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कर लो, फिर मैं बोलता हूं और बताना वहां तक आप पहुंचे हो कि नहीं। देखो आपका क्या आया होगा? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। चेक कर लो। आ गया? Yes, sir. गुड। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एच स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूं। देखो सब में एच स्क्वायर है, तो क्या बचेगा अंदर में, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। अरे मेरा कौन सा इक्वेशन नंबर पढ़ रहा है? 6। आप लोग बताओ इक्वेशन नंबर क्या पड़ेगा ये? 6. 6। ओके, इक्वेशन नंबर 6। स्टेप से याद रखना बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट में अगर स्टेप याद नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा हाथ से निकल जाएगा। हमने पहले इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बनाया। 2 एंड 3 से हमने 5 टर्म को गायब किया और उसके बाद मैं जितना भी सॉल्व कर रहा हूं सबको फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। लैम्डा को मैंने हटा दिया, फ्रीक्वेंसी टर्म में लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, ये चाहता तो इसको लैम्डा टर्म में भी लिख सकता था, बट मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ला करके अपनी गाड़ी आगे चला रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 6 तक आ गया। अभी तक देखो हमने इक्वेशन 1 को छेड़ा नहीं है, इक्वेशन 1 को ऐसी वैसी रह दिया। तो अब बारी आती है इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा डैश। ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इस इक्वेशन 1 को अभी हमने छुआ नहीं है। तो क्या करते हैं, यहां से पहली बात तो लेमडा टर्म को हटाता हूं, है ना, फ्रॉम 1 लिखना शुरू करता हूं उसको। फ्रॉम 1 क्या मिलेगा मुझे, m माइनस एम नॉट, या ओपन कर लो ब्रैकेट, m स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हूं एच सी अपॉन लेमडा, और सी अपॉन लेमडा इज न्यू, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज एच न्यू माइनस न्यू डैश। तो एक काम करो, इधर रखो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको उधर फेंक दिया। ऐसा क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 देखो यहां पे बढ़िया सा दिख रहा है, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा दिख रहा है। वही चीज यहां भी आता हुआ दिखेगा, है ना, एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर दिख रहा है मुझे। क्या होगा अगर इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूं, इसको एक नाम दे दो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7, स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 7, स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 7, चुपचाप इसको स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, इधर को स्क्वायर करूंगा तो m स्क्वायर c4, है ना, m स्क्वायर c के पावर 4 इज इक्वल टू, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब a स्क्वायर मतलब h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब m नॉट स्क्वायर c4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। सिंपली
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। हो गया? नाउ आगे क्या करूं? आगे मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। वन बाय वन लेट अस डू फ्रॉम हियर। इसको स्क्वायर कर सकता हूं। अब जैसे ही इसको स्क्वायर खोलूंगा ये इसके जैसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर करता हूं और इधर पूरे चीज को इधर डाल देता हूं ताकि इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर सकूं। ठीक, सो सी व्हाट आई विल गेट। पहले जो इतनी सारी चीजें हैं उसको इधर फेंक दो। क्या बनेगा? एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी माइनस 2h माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये पूरा इधर उठा के ले आया। इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश। इतना बचेगा। इसको एक इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर हो गया? Yes, sir. ओके, सो माइनस कर देते हैं। बस ये वाला बचेगा कॉस्ट, और उसके बाद फिर अपन रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर डायरेक्टली। ठीक है, बड़ा होते हुए दिख रहा है। शॉर्टकट देखिए, चलो चलने दो, कुछ नहीं था। बस याद रखना यहाँ एच स्क्वायर वाला टर्म राइट साइड में, इधर एच स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट साइड में है, तो प्रॉपरली अरेंज करके इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो। सो सब्ट्रैक्टिंग, इसको किससे माइनस करोगे? इक्वेशन 8, इक्वेशन दिस इज 6 फ्रॉम 8, ऐसा कर लो। इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 6 कर लो। अगर साइन आगे पीछे आएगा तो अपन चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। पहले इसको लिख लेता हूं। ठीक है, उस तरफ को पहले लिख लेता हूं। क्या आएगा? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश माइनस, ये वाला लिखूंगा, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। हो गया आपका एक साइड। दूसरा साइड क्या आएगा? इज इक्वल टू, ये वाला लिखूंगा, एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर 4। अभी किसी को मिलाना मत, ऐसे लिख लो, देखते जहां पॉसिबिलिटी बनेगी उसको वैसे माइनस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस, ये वाला टर्म आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। लिख लो यहां तक।
या एक स्टेप और कर ही देते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा क्या होगा, देखो ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी गया, फिर क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश, इधर आएगा एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ये एक्स्ट्रा आएगा। और इसलिए आएगा क्या, देखो ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, सो दिस विल बी एच स्क्वायर टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, बना लेते हैं, इतना लिख लिए, इतना लिख लेना बताना, फिर अपन इधर अरेंज करते हैं। 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1 देखो नेटवर्क प्रॉब्लम करके दिखा रहा है मेरे को। ये पार्ट लिखा गया, सर 8th इक्वेशन के बाद कैसे होगा? क्या एक बार 8th इक्वेशन के बाद क्या किए सर? 8th इक्वेशन के बाद इक्वेशन नंबर 8 में इक्वेशन नंबर 6 को मैं माइनस कर रहा हूं, यस। ठीक है, तो करो लिखो चलो। बस हुआ ये है कि इक्वेशन नंबर 8 में एच स्क्वायर वाला मेरा राइट साइड में है, इक्वेशन नंबर 6 में एच स्क्वायर वाला मेरे लेफ्ट साइड में, उसको प्रॉपर अरेंज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और माइनस करके देखो क्या, तो देखो कि एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है, फिर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है, तो यहाँ भी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस 2 न्यू न्यू डैश है, यहाँ पे कॉस थीटा के साथ, और इसलिए जब इसको रखोगे तो क्या मिलेगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1। लिख लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, हो जाएगा तो बताना। यस सर, हो गया। हो गया। राइट हैंड साइड में बहुत सारा करने लायक चीज है, इसलिए रुक के अब राइट साइड में देखो कहां कहां क्या कर सकता हूं मैं। सी दिस इज एम स्क्वेयर C4, ठीक है, और वैसा ही मुझे यहां दिखाई दे रहा है एम स्क्वेयर V स्क्वेयर C स्क्वेयर। तो एक काम करता हूं, इन दोनों में से एम स्क्वेयर C4 बाहर कर देता हूं। करो क्या, एम स्क्वेयर C4 मैंने किया, दिस इज माइनस, यहां था V स्क्वायर और था C स्क्वायर, तो जबरदस्ती C4 बाहर निकाले हो, इसलिए V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आएगा, ठीक है। एम स्क्वायर C4 बाहर निकाला हूं, क्या बचेगा अंदर में 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर बचेगा। उसके अलावा और क्या बच रहा है, ये बच रहा है एम नॉट स्क्वायर C4 माइनस
2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। ठीक, यहां तक आ गए। आगे बढ़ूं, एक बार इसको रीड आउट कर दूं। मेरे में आया है एम स्क्वेयर सी फोर ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर माइनस 2h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट क्लोज एम नॉट सी स्क्वायर। हो गया? यस सर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, खैर ऊपर मिटा सकता हूँ, ऊपर की मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को अभी ऐसे रहने दो। 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब सामने तरफ को क्या कर सकते, ये टर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर ये पॉइंट मिस किया तो फिर फंस जाओगे। कहीं यहाँ m है, m नॉट है ना, फिर m नॉट है। तो जब तक उनको सेम प्लेटफॉर्म में नहीं लाओगे, कहानी आगे बढ़ाते बनेगा नहीं। और इसलिए मैं क्या करता हूं, रिलेटिविटी से मास वेरिएशन का फार्मूला यूज करता हूं। मास वेरिएशन का फार्मूला क्या बोलता है, आपको पता है, सिंस m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। इसलिए जो यहाँ m स्क्वायर है, इसको आप रिप्लेस कर दो इससे, तो एम स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर का वैल्यू एम नॉट स्क्वायर और नीचे जो रूट है वो, और इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखो तो, एम स्क्वायर है मतलब एम नॉट अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वैल्यू हुआ एम स्क्वायर का 4 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला माइनस एम नॉट स्क्वायर सी फोर माइनस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट सी, है ना। सिर्फ मैंने इसको रिप्लेस किया है, यहां जो m था उसको मैंने मास वेरिएशन वाला को यूज किया, उसको याद रखना मैंने क्या यूज किया है पे। एंड नाउ यू सी व्हाट आई विल गेट, दिस एंड दिस कैंसिल, सो दिस इज m नॉट स्क्वायर c4 माइनस m नॉट स्क्वायर c4 माइनस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। और फिर से देखो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल एंड देयरफॉर अब लेफ्ट साइड भी लिख लिए रहो, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर न्यू न्यू डैश cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच रहा है देखो, माइनस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। ठीक है,
और सामने में माइनस साइन अच्छा नहीं दिख रहा है, या तो इसको इधर दे दो या फिर इसको इधर दे दो। है इसको दे देता हूं, cos थीटा -1 है, इसको 1 माइनस cos थीटा लिख देता हूं, लिख दूं। तो व्हाट आई विल गेट, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा। ये देखो माइनस साइन यहां से निकाल दिया तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। हो गया? कुछ कैंसिल हो सकता है? 2 से 2 गया, h से एक h गया। So what we are getting h। अब देखो मैं यहां से थोड़ा सा ट्रिक कर रहा हूं, जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको एक तरफ कर देता हूं और नॉन फ्रीक्वेंसी टर्म को एक तरफ कर। इधर क्या है h ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, उधर क्या था एम नॉट सी स्क्वायर, उसको इधर ले आओगे तो डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर था न्यू माइनस न्यू डैश, इधर था न्यू न्यू डैश, तो उसको डिवाइडेड बाई न्यू न्यू डैश, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको मैंने क्या किया, जंबल किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा आसान होता हुआ दिख रहा है। h upon 1 minus cos is equal to न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। इसको अलग अलग कर दोगे क्या आएगा, न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश, तो न्यू न्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर न्यू डैश माइनस 1 ओवर न्यू। हो गया? सो h ऑन नॉट सी माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, सामने क्या आ गया है 1 ओवर न्यू डैश माइनस 1 ओवर न्यू। एक काम करो फिर से c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा को यूज करो, तो क्या बनेगा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो जहां 1 ओवर न्यू डैश है उसी जगह क्या लिखोगे, नीचे न्यू डैश है तो उसी जगह क्या आएगा c बाई लैम्डा डैश, तो c नीचे आएगा लैम्डा डैश ऊपर आएगा, माइनस c नीचे आएगा लैम्डा ऊपर आएगा। ओके, अब दोनों में c मिल गया डिनोमिनेटर में, तो एक काम करो डिनोमिनेटर से c बाहर निकालो और नीचे इधर एक c पड़ा हुआ है, उसको यहाँ 2 c पड़ा हुआ है, एक c को काट दो, तो क्या मिलेगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहां तक लिख लो पहले। हो गया? यस सर। ओके,
और यहाँ से थोड़ा मुझे याद आ रहा है, आप लोग अपना जो आज वो दिया हो ना PDF, उसमें एक चीज देखना, शायद ये उल्टा लिखा है, लेमडा माइनस लेमडा डैश लिखा है, बल्कि लेमडा डैश माइनस लेमडा आएगा, इसको ऐसे ही रखना। ठीक है, ये जो चीज आई है इसी को ही बोलते हैं डेल्टा लेमडा, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, जो लाना है वो आ चुका है। What is Compton shift? Delta lambda is equal to lambda dash minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos of theta। ठीक, अब देखो, अब तो इसका एनालिसिस करेंगे, थोड़ा मिटा दो ऊपर तक। So what we have written, lambda dash minus lambda, आप अपने नोट्स में चेक करना, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है पिछले बार भी बच्चों को मैंने करेक्ट करने बोला था। तो ये आपका लेमडा डैश माइनस लेमडा आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरा कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। अब एक एक करके एनालिसिस करो। व्हाट इज लेमडा डैश? जो लाइट इस स्कैटर होके गई थी उसका वेवलेंथ। व्हाट इज लेमडा? इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? देखो, राइट हैंड साइड जीरो है क्या? सिंस राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो एंड देयरफॉर लेमडा डैश और लेमडा सेम नहीं है, सो जो स्कैटरिंग हुई है इसमें वेवलेंथ बदलेगा। तो ये थॉमसन स्कैटरिंग से पलट है। थॉमसन स्कैटरिंग क्या बोलता है? जब स्कैटरिंग होगा तो वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट यहां बोलता है वेवलेंथ में चेंजेस होगा। तो बोले ओके, रमन भी बोला था, रमन स्कैटरिंग में भी वेवलेंथ चेंज होता है। साथ ही साथ देखो कितना चेंज होगा किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कहीं बदलेगा ही नहीं, तो इट इज कांस्टेंट। एम नॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, ये भी कांस्टेंट है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी कांस्टेंट है। तो फिर बदलने वाला चीज क्या है? ओनली कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा क्यों बदलेगा? जब थीटा बदलेगा। इसका मतलब कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा, वेवलेंथ पे चेंजेस कितना आएगा, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन थीटा, है ना। कॉम्पटन ने ये बोला कि इट डिपेंड्स ऑन थीटा, इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन से मटेरियल से टकरा रहा है। जबकि रमन स्कैटरिंग क्या बोलता है, उसको थीटा से कोई मतलब नहीं, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो कॉम्पटन शिफ्ट में यही बिहेवियर, जो उल्टा बिहेवियर जो आया है कि मटेरियल पर डिपेंड न करके सिर्फ थीटा पर डिपेंड करता है, दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। दोनों को मिलाकर के ही आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट फर्स्ट, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। जो एक्सरे स्कैटर हुई थी उसका वेवलेंथ बड़ा आएगा, और वेवलेंथ का बड़ा आना क्या बताता है? एनर्जी बढ़ी कि एनर्जी कम हुई। हम फार्मूला पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसी फार्मूला को मैं क्या लिखता हूं? hc बाई लैम्डा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस भी लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, और जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसका वेवलेंथ बढ़ गया है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई है। तो एनर्जी कम हुई है तो गई कहां? कहां गई? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो पता चलता है वही एनर्जी किसको मिला है? इस इलेक्ट्रॉन को मिला है, और वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको ट्रांसफर कर दी। तो वर्क फंक्शन प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी बन के वो बाहर निकला है।
ओके। सो ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग को ये 100% एक्सप्लेन कर देता है। तो उसी को लिखते हैं लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, दैट इज scattered X-rays wavelength is greater than incident X-ray। ठीक है, इंसिडेंट एक्सरे से स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ बड़ा होगा, इसका मतलब एनर्जी छोटा होगा, दैट इज एनर्जी of scattered X-ray is less than incident X-ray। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। ठीक है, और जो डिफरेंस है, और ये भी लिख लेना, द डिफरेंस इन एनर्जी क्या काम आता है, इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। लिखना उसको, द डिफरेंस इन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। क्या क्या, फर्स्ट टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से खींच के निकालना पड़ता है, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो पहला उसको निकालने में एनर्जी लगता है और फिर उसको भगाने में एनर्जी लगता है। तो इट इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस, फर्स्ट टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया? क्या तक हो गया? ठीक है, आगे और एनालिसिस देखें। आगे और देखो, इसका और क्या क्या आप कंक्लूजन यहां निकाल सकते हो। डेल्टा लैम्डा, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन थीटा ओनली। ठीक है, कुछ केस बना के देखते हैं। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैं कौन से फोटोन के बारे में बात कर रहा हूं, जो स्केटर ही नहीं हुए थे, या ये बोलूं जो 0 डिग्री से स्केटर हुए थे, है ना, दैट इज फॉर एक्सरेज स्केटर्ड बाय 0 डिग्री। या तो ऐसा बोलो स्केटर्ड बाय 0 डिग्री, या ये बोलो अनस्केटर्ड एक्सरेज। उसके लिए क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos 0 इज 1, एंड देयरफॉर डेल्टा लैम्डा, दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, कितना आ जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर इक्वल टू 0। और इसलिए आप बोलते हो दिस इंप्लाइज लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड एक्सरेज। देखो, अनमॉडिफाइड एक्सरेज तो क्यों मिलता है उधर अनमॉडिफाइड, क्योंकि उसका स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, एंड देयरफॉर इस फार्मूला से देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ। तो देखो, ये हर चीज को एक्सप्लेन करेगा।
90 डिग्री पे क्या होगा, केस 2, ये थीटा इज 90 डिग्री। सपोज स्केटर होते होते वो ऐसा इधर चला गया, 90 डिग्री से चला गया, तब क्या होगा, cos 90 0, and therefore delta lambda, that is lambda dash minus lambda, is equal to h upon m naught c। इतना हमको चेंज देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा चेंज देखने का मिलेगा केस 3, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक फोटोन आया था और ऐसे हेड ऑन टकरा करके इधर स्केटर हो गया था, पीछे की ओर सरक गया था। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 is -1, and therefore this becomes 1 minus minus 1, that is 1 plus 1, that is 2. That means delta lambda या lambda dash minus lambda is equal to twice of h upon m naught c। यही तुम्हारा सबसे ज्यादा चेंजेस आएगा वेवलेंथ में। सो कहां से कहां तक चेंज होता है, नो चेंज से लेकर के मैक्सिमम 2h अपॉन m नॉट c, दिस इज मैक्सिमम चेंज। डेल्टा लैम्डा इज मैक्सिमम हियर। पूछता है एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये जो डेल्टा लैम्डा है किसके किसके बीच झूलता है, डेल्टा लैम्डा का वैल्यू 0 से लेकर के ट्वाइस ऑफ h अपॉन m नॉट c के बीच झूलते रहता है। जितना डिग्री से स्कैटरिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा लैम्डा आएगा। कितना लैम्डा में चेंजेस आएगा, नो चेंज से लेकर के 2h अपॉन m नॉट c चेंज तक हमको देखने को मिलता है। बस the compton shape depends upon theta only, ये भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। So this is end of this topic, and this is end of unit number 1, and this is beginning of unit number 2 also, क्योंकि unit number 2 में exactly इसको आपको सेम टू सेम फिर से पढ़ना है। देखो यहाँ पे कहाँ रिलेटिविटी कहाँ पे आई थी, कई जगह हमने यूज किया है, एम नॉट सी स्क्वायर को यूज किया, एम सी स्क्वायर को यूज किया, वेरिएशन मास विद वेलोसिटी आपको m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको यूज किया। क्वांटम कॉन्सेप्ट कहाँ यूज किया, शुरुआत ही क्वांटम से किए। लाइट को हमने फोटोन माना, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो सीधा सीधा बोर कॉन्सेप्ट था, बोर ने वहां से शुरू किया था, डी ब्रॉगली ने वहां से शुरू किया था, डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपने शुरुआत किया, तो क्वांटम मैकेनिक्स से पूरा कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, आपने रिलेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया। और इसलिए अब बताओ इस क्वेश्चन को मुझे अगर पूछना हो तो कौन से यूनिट में पूछूं, रिलेटिविटी में पूछूं कि इसको क्वांटम में पूछूं। इसलिए जो टॉपिक है वो दोनों यूनिट में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो एक ही यूनिट में पूछा जाता है, दोनों यूनिट में पूछ सकते हैं। वैसे उस दिन एक न्यूमेरिकल कराया था, उसको तीनों यूनिट में पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर में भी, क्वांटम में भी, रिलेटिविटी में भी। ओके, दैट्स इट। तो इस तरीके से अब आप लोग रिलेटिविटी के चैंपियन हो गए हो।